नहीं, आप कैसे कह सकते हो पुरुष की गलती नहीं है, यह महिलाओं की गलती है। पिस्टल 28 पिस्टल पकड़ी गई थी, वो एक्विटल कराया। अच्छा। और एक बांग्लादेश से एक लड़की ले आए थे, वो उसके कलकत्ता के रहने वाले थे। तो वो अब वो पहला चार्ज फ्रेम होगा, फिर केस गवाही में लग जाएगा। तो जिसने एलिगेशन लगाया ना, उसे गवाही में भी आना पड़ेगा। एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए। ऐसा रोया जिससे हम भी रो पड़े, और जो मेरे साथ में वकील साहब थे वो भी रो पड़ी। फॉर यू टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं काशिफ रजा, और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर यू टॉक्स में। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पर आए। आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, और इनसे आज वार्तालाप करने वाले हैं हम कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कॉमन लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बना करके रखते हैं, और सिविल सर्विसेज वालों के साथ भी। तो सर, स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले तो मैं कासिम भाई, सलमान भाई और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने स्टूडियो में मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जर्नी, सबसे पहले मैंने एक मूवी देखी थी, मेरी जंग। मैंने एमकॉम भी किया, बीपीएड भी किया, और उसके बाद में एलएलबी की। तो मैं चाहता तो टीचर भी हो सकता था, लेकिन जो मेरी जंग मूवी थी उसने मुझे एक ऐसा जुनून पैदा किया कि यार, जो प्रताड़ित हैं, जो न्याय से वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं हमें लड़ना चाहिए जी। इसलिए मैंने बीपीएड करने के बाद ही टीचर की नौकरी मिल जाती मुझे आसानी से, लेकिन मैंने वो नौकरी नहीं की। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं आपने जो काम किया, समाज सुधारक और लोगों को एक सही डायरेक्शन के लिए और मैंने समाज में बहुत सारी चीजें, क्योंकि भाई समाज में रहते हैं तो देखते हैं कि यार बहुत सारे लोग आज भी न्याय से वंचित रह जाते हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, उन पर पैसे का अभाव है, उन्हें उससे न्याय नहीं मिल पाता। तो मैंने यही सोचा कि यार क्यों ना एलएलबी कर ली जाए, हम कम से कम गरीब लोगों के काम आ सके। जी जी। सर, ये आपकी एलएलबी कब कंप्लीट हुई है? मैंने 2003 में एलएलबी की थी। 2003 में? 2003 में एलएलबी। काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा है। हाँ, तो लगभग 21 साल हो रही है, 2021-22 साल हो रही है लगभग। अभी जो आपकी 21-22 साल की जर्नी में कुछ आप हमें ऐसा कुछ वाक्य आप शेयर करेंगे? हाँ, मैं एक बार तो वकालत में रोया हूँ। अच्छा। एक कस्टडी का केस था, और बच्चे की कस्टडी बाप के पास, वो बच्चा अपने बाप के पास था, माना उसकी कस्टडी का केस फाइल कर दिया। 5-6 महीने से, साल भर से लगभग वो बच्चा अपने बाप के पास था। उसके बाद क्या होता है, माँ ने कस्टडी का केस फाइल कर दिया, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अभी कस्टडी माँ को दी जाए। और वो बच्चा अपने बाप से चिपट के, और बाप उस बच्चे से चिपट के, मतलब ऐसा रोया जिससे हम भी रो पड़े, और जो मेरे साथ में वकील साहब थे वो भी रो पड़ी। तो मैं समाज से यही कहूँगा कि अभी मिलजुल कर रहो। तुम आपस में लड़ते हो, हस्बैंड वाइफ लड़ते हो, इसका असर बच्चों पर पड़ता है बहुत ज़्यादा। उन बच्चों को, क्योंकि बच्चों को तो माँ की और बाप की दोनों की जरूरत है, दोनों की आवश्यकता है। और जब आप अलग रहोगे, एक बच्चा मान लिया बाप के साथ, या एक ही बच्चा है वो माँ के साथ जाए या बाप के साथ, तो उन्हें भाई माँ के पास है तो बाप की कमी महसूस होगी, और बाप के पास है तो माँ की कमी महसूस, क्योंकि उन्हें बच्चों को दोनों के प्यार की जरूरत है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज में लोगों से क्या भी मिलजुल कर रहो। आपसी डिस्प्यूट है, छोटे मोटे हर परिवार में जाते हैं, बर्तन होते हैं तो खड़क जाते हैं, लेकिन उसे आपस में उसका समझौता करना चाहिए। अपने आप के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तो मेरा ये कहना है। बिल्कुल। तो उस मैटर में वास्तव में मैं 20-22 साल की प्रैक्टिस में, क्योंकि इमोशनली वो, हाँ, क्योंकि जब वो बच्चा अपने बाप को छोड़ नहीं रहा था, उधर बाप उसे नहीं छोड़ रहा था। बाप कह रहा था मैं इस बच्चे के बिना नहीं रह सकता। तो मुझे रोना आ गया, मेरी आंखों से आंसू टपक गए कि मतलब एक बाप की फीलिंग बच्चे के लिए। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि अब माँ की तरफ बच्चा जा रहा है, तो अब बाप की जो फीलिंग है वो कोर्ट के जरिए खारिज कर दी जाती है। तो ऐसा कुछ कोर्ट में अभी तक कोई कानून आया है कि अगर जो ऐसा केस गया है तो बच्चा दोनों के पास रहना चाह रहा है, बट वहां पर कोर्ट के अकॉर्डिंग वो एक के पास रहेगा, तो ऐसा भी नहीं, तो फिर उसमें तो फिर उसे विजिटिंग राइट मिल जाएंगे ना भाई। अच्छा। भाई माँ के साथ चला गया तो उसमें, क्योंकि उसका लीगल राइट है,
तो विजिटिंग राइट मिल जाएंगे, वो हफ्ते में, महीने में, एक अच्छा, बार वो मिल सकते मिल सकते हैं। अच्छा, ऐसा कानून में है कि हाँ अगर बिल्कुल, जो उसे विजिटिंग राइट मिल जाएंगे। ओके माँ के पास है तो विजिटिंग राइट यानी कि वो मिल सकते हैं बिल्कुल मिल जाएंगे भाई। अच्छा, कोई ऐसा रोक टोक नहीं हो? नहीं, वो तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि अभी उस दिन आपको इस तारीख इतने बजे से इतने, क्योंकि उसमें क्या बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। भाई बच्चा स्कूल जाए, आप बीच में नहीं मिल सकते ना, स्कूल से आया या छुट्टी है तो ज्यादा संडे का दिन है तो हाँ। आप 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने बच्चे के साथ मिल सकते हैं। अच्छा, ऐसा रहता हाँ, है। ऐसा विजिटिंग राइट मिल जाते हैं बच्चे। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे आज पहली बार जानने को मिला। वैसे मैं जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं कि भाई बच्चे नहीं, बच्चे मिल जाते बच्चे- हैं। अच्छा, मिल जाते हैं। तो सर मेरा जो आपसे ये है कि जब आप लो कर रहे थे तो अभी क्या है कि नॉर्मली अगर तो देखे कि हर कोई लो करना चाह रहा है, तो लो में एक क्या फ्यूचर है, क्या करियर है, आप इसके बारे में बताएंगे? इतना आसान प्रोफेशन नहीं है। अच्छा। हम तो एक छोटे से गांव से निकल के आए हैं, हम्म। गांव में खेती बाड़ी थी, अच्छा। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जरूर है भाई, कोई भी प्रोफेशन इतना आसान नहीं है, मेहनत तो आपको सभी प्रोफेशन में करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे। बिगर मेहनत के तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब इतनी आसान इसकी वो है नहीं, सीढ़ियाँ जितनी हमें दिखती जो है। जो दिखती है वो इतना आसान है नहीं, अच्छा अच्छा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा ना और प्रोफेशन है, उसमें आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपको नौकरी मिल गई, आप उसी पे काम कर रहे हैं। यहाँ तो रोज नया सीखना है, रोज नया पढ़ना है। अच्छा, नए नए कोर्स भाई आते केस, रहते कोई भी हैं। नया केस आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिगर पढ़े तो आप नहीं कर सकते अच्छा, ना कोई कोर्ट भी में। नया केस आप मतलब कि अगर जो लेते हैं तो उसके लिए स्टडी करनी पड़ती भाई है? नया केस आएगा तो उसके फैक्ट, उसकी सारी चीजें पढ़नी तो पड़ेगी, तभी तो आप आगे जवाब दोगे, जैसा आपको बताओगे आप। ठीक ठीक ठीक। तो बिगर पढ़े तो नहीं कर सकते ना। तो डेली अपडेट रहना पड़ता है बिल्कुल और पढ़ना पड़ता है। समाज में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड भी आपके पास बिल्कुल, सारी बहुत जानकारी पढ़ना है। पड़ता है, रात को 2-2 बज जाते, 3-3 बजे, भाई बहुत पढ़ना पड़ता है। क्या बात। तो सर सबसे पहले आप मैं सवाल की तरफ आ जाता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि टॉप लॉयर की इनकम कितनी होती है? इसके बारे में नहीं कह सकते कुछ भी। नहीं, ऐसा होता है नहीं कि नहीं, देखो एक्टर में कोई भी फीस फिक्स तो है नहीं। अच्छा, फिक्स तो है कोई नहीं। इसमें कोई फीस ना वगैरह ना, कोई फिक्स नहीं है, हर आदमी का अपना लेवल है। ओके। एक एडवोकेट एक काम को 10,000 में ही कर सकता है, उसी के 10 लाख भी ले सकता है, तो कोई एक्टर वैसी फीस अच्छा, तो ये फिक्स है कोई नहीं। वो पर्टिकुलर मतलब कि एक सेट इनकम नहीं है नहीं, कि नहीं, कोई अपने मतलब कि कामयाबी हर के आदमी- बल पर बिल्कुल जितना हर आदमी का अपना लेवल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए तो दूसरे उस पर आ जाते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रियलिटी ऑफ इंडियन जेल्स क्या है? जैसे कि जेलों के अंदर जो यहाँ से अभी जाते हैं जितने भी लाइक क्रिमिनल होते हैं, तो वहाँ जाके क्या उनकी दशा रहती है? नहीं, मैंने 7 नंबर जेल में ड्यूटी की है तिहाड़ के, अच्छा। ठीक है। तो जेल में क्या है, जेल में जो पढ़ने वाला है या जो पढ़ाने वाला है, जो वहाँ पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ाई का भी पूरी सुविधा है। अच्छा, और जो पढ़ाने वाला वहाँ उसे टीचर बना दिया जाता है, ठीक ठीक है। और जेल में भी रहकर ना, जेल में सुधारने की कोशिश की जाती है किसी भी एक्यूज को। ओके ओके। जो यहाँ से हाँ, क्राइम करके जाते हैं तो वहाँ पर सुधारने की कोशिश की जाती है, उन्हें वो समझाया जाता है कि अभी आपने जो किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप बाहर निकलोगे तो अपनी जिंदगी अपनी सही करके जियोगा। ये जो इन चीजों में कुछ नहीं रखा, क्राइम में कुछ नहीं रखा, आप अपनी जिंदगी जियो। तो ऐसा मैंने सुना है कि जब जेल में काम वगैरह करते हैं तो उनकी सैलरी वगैरह भी कुछ होती नहीं, है? उन्हें मुझे ये नहीं पता खैर कितने पैसे मिलते हैं, लेकिन हाँ उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है यदि वो काम अच्छा, करते हैं। मिलता है। उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक ठीक ठीक। तो सर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। सर आपका जो सबसे कॉमन चीज़ है कि आजकल जो हमारे समाज में या सोसाइटी में देखने को मिलता है, जैसे अभी नॉर्मली मैं ही अपना एक एग्जांपल ले लूँ कि मैं गाड़ी लेकर के कहीं बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि जो पुलिस वाले होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या नॉर्मल पुलिस हो, डायरेक्ट गाड़ी रोकते ही वो ना जो चाबी निकालते हैं, क्या उनका चाबी निकालना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा कोई कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप कोई गाड़ी लेके जा रहा है और उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लोगे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऐसा नॉर्मल लोग जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, तो अगर जो इस चीज से बचना हो तो उनको क्या जानकारी मतलब रहनी चाहिए? नहीं, आप सवाल तो कर ही सकते हो, आप जी। क्या भाई आप मेरी गाड़ी की चाबी कैसे निकलवा सकते हो? जी। आपको जो भी पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ पे, हाँ जी। ठीक है, तो आप उन पुलिस वालों से वो कहते हैं कि भाई साइड को लगा लो, आपने साइड को गाड़ी लगा ली, ठीक है। आपके पास आप अपने हमेशा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखो, ठीक है। वो कहते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो आप उसे दिखाओ अपने डॉक्यूमेंट्स। नहीं, एक्चुअली बहुत सी बार ऐसा होता है कि अपनी वर्दी का वो वजूद दिखा करके लोगों को डराते हैं, जो लोग कानून के बारे में नहीं जानते। हालांकि ऐसा होता है जो जानते तो उनसे तो वो ज्यादा बोलते नहीं, बट कॉमन लोगों को इस तरीके से जो पुलिस जो करती है वो सही नहीं है, ऐसा आपका भी कहना है। तो उसके लिए कुछ आपको स्पेशल कुछ कहना है? नहीं, यदि कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो तुरंत आप वहीं उतर के गाड़ी से अपनी 112 नंबर पर कॉल करो। अच्छा, और कॉल आप बिल्कुल 112 नंबर पर आप कॉल करो, जी। ठीक है। आप बताओ कि जी मेरे साथ ऐसा से ये बदतमीजी कर रहे हैं।
तो सुनवाई होगी। नहीं देखो, देश में बदतमीजी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, सीधी बात है। हर आदमी कानून से बंधा हुआ है। हाँ, क्योंकि अगर जो बिल्कुल। गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनका राइट बनता है भाई कि तो आप देखो चालान काटो, आप direct- मारोगे थोड़ी। हाँ, नहीं सही बात है। भाई मेरी गाड़ी की चाबी थोड़ी निकाल लोगे आप, उसे चालान काटो उसे। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे गाड़ी को सीज करो आप। आप चाबी थोड़ी निकाल लोगे मेरी बहुत गाड़ी सी की। बार रोडों पर ऐसा हुआ है कि अगर जो हम अपने राइट्स के बारे में बताते हैं कि सर अगर जो आपको डॉक्यूमेंट चेक करने, नॉर्मली डॉक्यूमेंट चेक करो, ठीक है। आपका राइट ही नहीं बनता गाड़ी में से चाबी निकालने का। तो यही है कि आप 100 नंबर पे कॉल, वो 112 पे कॉल कर सकते हैं, पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। तो चलो, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आज हमें मिली है। तो सर एक चीज़ है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, सारा टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो क्या कभी आप इसके शिकार हुए हैं? नहीं, मैं तो अभी तक शिकार तो नहीं हुआ, लेकिन मैं साइबर क्राइम की केस जरूर कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन का जो साइबर क्राइम है, मैं केस तो कर रहा हूँ, कई सारे केस है मेरे पास। अच्छा। लेकिन अभी तक जो ना साइबर क्राइम में फ्रॉड तो हो जाता है, लेकिन उसका रिकवरी रेट बहुत कम है। अच्छा। तो हमारी गवर्नमेंट को कम से कम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षित, जो पढ़े लिखे हैं, जो इंटेलिजेंट है, जी। वो साइबर क्राइम की वो है ऑफिसर है, उन्हें भर्ती करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज भी हमारे पास क्योंकि फ्रॉड तो हो जाता है हमारे, लेकिन उनका रिकवरी जो ना वो कम परसेंटेज है। अच्छा, अगर तो कोई इसका शिकार हो जाए तो रिकवरी उसका है बहुत कम है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आजकल फोटोज वगैरह से लेकर के बैंकिंग और हाँ, बहुत हैक कर सारी लेते ऐसी चीज हैं, हैक कर लेते फेसबुक हैं आईडी और- हैक कर ली, उसमें पैसे मांग लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर है, या लेते मैं हैं। तुम्हारा मौसम बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, मेरे फोन पे इतने पैसे डाल दो, ये सारी चीजें होती है। एक बेचारी लड़की थी मेरे गांव की, तो वो लड़की सिलाई कर करके ना, उसने पढ़ती थी, सिलाई कर करके उसने 40-50 हज़ार रुपये घंटे किए। ठीक। ठीक है, और उसका वही फ्रॉड हो गया उसका। किसी ने फोन करके कि मैं तेरा पप्पा वो बोल रहे, वो ऐसा से उससे पैसे मंगा लिए। अब देखो, ये भी है कि एक अकाउंट से आपने अपने फोन से दूसरा ने जो नंबर दिया उस फोन पर पैसे गए हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड तो है भाई, इस फोन से उस फोन पे गए, हाँ जी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसकी रिकवरी क्यों नहीं हो रही भाई? हाँ बिल्कुल। तो या तो हमारे पास ऑफिसर की कमी है, इंटेलिजेंट ऑफिसर की कमी है, हाँ। इसलिए तो नहीं हो रही। तो उस बेचारे ने सिलाई कर करके वो 40,000 रुपये इकट्ठे करे थे, उसके चले गए। मैंने उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट भी कराई, सब कुछ कराया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ उसका। अच्छा, इसका अभी यानी कि कहीं ना कहीं अभी जो इंटेलिजेंसी की कमी है बिल्कुल। अपने जो गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अगर जो कोई बड़ा ऐसा साइबर क्राइम हो जाए तो उसका रिकवरी तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल होनी चाहिए। जहाँ पूंजी या पूरी लाइफ कट जाती है किसी चीज आसिफ भाई एक बात करो ना, देखो जी। भाई मेरा फोन रखा है, हाँ जी। ठीक है, आपने मेरे से पैसे मांगे, मैंने आपको पैसे भेज दिए, जी। ठीक है, तो इस फोन से उस फोन में पैसे गए ना, तो नंबर से नंबर का तो पता है ना कि इस फोन हाँ, से उसमें गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो आसानी से ट्रेस हो जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल हो लेकिन फिर भी रिकवरी क्यों नहीं होती यही सबसे बड़ा मुद्दा है। भाई? उसके जिसके नाम पे सिम इशू है, उसके खिलाफ फिर आप टेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो आप करोगे ना उसका। इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल बिल्कुल चलनी चाहिए। भाई एक आम आदमी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकता, आप करोगे तो आपको तो ये पता लगाना है ना कि भाई किसके नाम पे सिम इशू हुआ है, कौन इस सिम को यूज कर रहा है, किसके अकाउंट में पैसे गए हैं, तो वो तो आपको करना है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करना हो। एग्जैक्टली उनका ये काम बनता है। बट मेरा ये मानना है कि जो लोग हैं उनको भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बिल्कुल, क्राइम बिल्कुल, बढ़ रहा है, तो इस चीज को लेकर के एकदम से किसी को भी पेमेंट या कोई भी चीज बिल्कुल अपनी नहीं, बिल्कुल personal बिल्कुल नहीं करने करनी की। देखो इसमें भी एक समस्या है, पता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना जनसंख्या बहुत ज्यादा शिक्षित है, उन्हें बेचारों को नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में। ठीक है, किसी ने फोन पे कर दिया कि मैं तेरा मैं वो बोल रहा हूँ उससे भाई इतने पैसे मेरे ट्रांसफर कर दो, उन्हें बेचारों सही करे फोन चलाना आता नहीं, लेकिन उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो उनके लिए मुसीबत हो जाती है। ज्यादातर ऐसे लोग शिकार हो रहे हैं ना। एक क्लाइंट है बेचारी यहाँ की, दिल्ली की है, शायद दक्षिणपुर की है, तो उसके बेचारी के उनने कैसे कैसे इकट्ठे करे, 1.5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, चले गए। बहुत बहुत घटना है, बहुत सारे ऐसे बहुत घटना घटना है, है। तो इस पर वर्क होना चाहिए पूरी तरीके से। अच्छा सर, ये है कि जब आपने एडवोकेसी कंप्लीट करी तो कुछ आपको एडवांटेजेस मिले ग्राउंड लेवल पर या नहीं? जैसे कि कुछ होता है, जैसे आप सिविल में कभी निकल गए हो और कोई भी आपसे लाइक ऐसे रूडली मतलब कि टॉक कर रहा है या रूडली ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा केस हुआ है जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ और फिर वो आपके बारे में जान लेता है कि आप एडवोकेट हैं, उसका एडवांटेज कभी आपको मिला है? बिल्कुल मिला है। अच्छा, कुछ शेयर करिए। एक मैटर था हसनपुर का, अच्छा यूपी हसनपुर, जी। ठीक है जी, उसमें हमारे एक कोतवाल साहब मेरी बाइक उठा के ले गए थे, अच्छा ठीक है, और मैंने उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की, मैंने भी कोतवाल साहब मेरी बाइक पहुंचा दो, अच्छा तो उन्होंने बाइक नहीं पहुंचाई, ठीक है।
अच्छा, फिर क्या हुआ, मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी एसपी साहब को, डीजीपी साहब को और फिर ह्यूमन राइट को, दिल्ली को। अच्छा। तो वो लिखते हैं कि ये बाइक जो थी, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीओ साहब थी, तो सीओ साहब ने लिखा कि भाई इन्वेस्टिगेशन में कि ये एक्यूज के द्वारा चलाई जा रही थी। जब हम गांव में दबिश दे के निकल रहे थे तो अंदर को जाना था गांव में वो। अच्छा। और हमें छोड़ के बाइक वो भाग गया। तो जब वो छोड़ के भाग गया तो भाई आपने उसे केस प्रॉपर्टी क्यों नहीं बनाया बाइक को, या आप पब्लिक विटनेस के लिए तो ध्यान दोगे, होता है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो उसका जवाब मैंने फिर ह्यूमन राइट को दे दिया। अच्छा। फिर वो मोराबादी डीआईजी साहब पर पहुंच गई। अच्छा। ठीक है, लास्ट में खैर वो भी कहने लगे कि यार वकील साहब छोड़ो इसे। तो अच्छा, उनको लास्ट में पता खैर वो बाइक उन्होंने पहुंचवा दी थी फिर। अच्छा। अच्छा। पहुंचवा दी थी। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा मतलब कि सम्मान दिया गया है अपने अधिकारों के अंदर। नहीं, अच्छी बात है, सम्मान तो दिया जाना चाहिए। सम्मान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। तो फिर इसी के साथ साथ ये होता है कि जैसे कि कोई भी केस हो जाता है तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की सुनते हैं, जबकि क्या हमेशा पुरुषों की गलती नहीं होती। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आप कैसे कह सकते हो पुरुष की गलती नहीं है या महिलाओं की गलती है? नहीं, ऐसा मैंने देखा है, कॉमनली मैंने देखा है अपने एरिया में। कासिम भाई, किसकी गलती है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। नहीं, बिल्कुल वो करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट उसमें जिसकी गलती होगी उसे सजा देगा। तो ऐसा होता है ना कि पहले से पहले ही जो पुलिसकर्मी है कोई भी है तो वो उसको ना डरा देते हैं। जैसे अब कोई भी बंदा है, कोई ना किसी ने एलिगेशंस लगा दिया, किसी लड़की ने लड़के के ऊपर एलिगेशंस लगा दिया कि भाई इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी है, और हालांकि ऐसा नहीं है, तो वो केस चला गया पुलिस के पास। अब पुलिस क्या है, बिना जानकारी के, मैं एक दो केस अपने सामने के बता रहा हूँ, बिना जानकारी के उसके ऊपर इतना प्रेशर बना देते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाता है। और आप समझ रहे हो, कोई भी अपनी लाइफ में डिस्टर्ब होने के बाद वो हर जगह से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और इस सिचुएशन में लड़का पुरुष या कोई भी कुछ भी कर सकता है। कासिम भाई, झूठ ज़्यादा दूर नहीं चल सकता। बिल्कुल। झूठ के पैर उखड़ जाते हैं। कोई भी फाल्स एलिगेशन लगाता है ना, तो वो फाल्स एलिगेशन लगा दिया, पुलिस के पास चला गया, पुलिस ने उसमें एफआईआर रजिस्टर कर दी। ठीक है, ठीक। पूरा इन्वेस्टिगेशन करके, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी तो करेगी ना। हाँ बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि पुलिस को फिर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जब पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, फिर भाई एफआईआर हो गई। हाँ बिल्कुल। किसी लड़की ने एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन लगाने के बाद एफआईआर होगी थाने में। ठीक है जी, एफआईआर होने के बाद में पुलिस का काम है फिर इन्वेस्टिगेशन करना, कैसा हुआ भी है, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ जी। क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है पूरा। और उसके बाद में जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी केस के आईओ साहब हैं वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेंगे। ठीक। ठीक है, चार्जशीट फाइल होने के बाद में केस ऊपर चला जाएगा कोर्ट में। पहला चार्ज फ्रेम होगा, फिर केस गवाही में लग जाएगा। तो जिसने एलिगेशन लगाया ना उसे गवाही में भी आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा वहाँ पर। हाँ, और वहाँ फिर उसका क्रॉस होगा, वकील साहब उससे सवाल जवाब पूछेंगे। ठीक। तो वहाँ दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि हाँ, जब सामने रहेगी, दोनों सामने रहेगी तो वो जज साहब डिसाइड करेंगे क्या गलत है क्या तो सही है। ऐसा होता है कि अगर जो किसी ने गलत एलिगेशंस लगा दिए हैं और वहां पर वो सच्चा मतलब कि अलग अलग साबित हो गया, यानी कि निर्दोष साबित हो गया, हाँ तो बरी हो जाएगा, तो वो बरी हो जाएगा। बट उस पर जो एलिगेशंस लगाए हैं तो उसकी सजा उसको मिलेगी क्या नहीं? नहीं, वो तो मानहानि का केस तो कर सकते हो आप। मानहानि का हम कर सकते हैं, यानी कि जिसके ऊपर लगाए वो मानहानि का केस कर ही सकता है, अगर जो उसके पास एविडेंस नहीं। बिल्कुल। ओके ओके, चलो। भाई आपने मेरे खिलाफ ये एलिगेशन लगाया हाँ। और मैं बरी हो गया, तो भैया आपने जो एलिगेशन लगाया था मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरी समाज में इतनी प्रतिष्ठा थी, उस पर वो आँच आ गई कहीं ना कहीं। ठीक है, मेरी बेइज्जती हुई है समाज में, तो आप लगा उसमें कर ही सकते हो। अच्छा, वो लगा सकते हैं। सकते हो। तो सर एक चीज़ और जानने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और 20 साल से ऊपर आपको इस लाइन में हो गया है। तो सर अभी तक का ऐसा कोई आपका वाकया है या मतलब कि कुछ चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस रही हो आपके साथ, कि कभी सोचा नहीं होगा कि मैं भैया एडवोकेसी के बाद ऐसी चीज़ मुझे देखने को मिलेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ रहा नहीं, लेकिन हाँ केस जरूर बड़े बड़े किए कई सारे। अच्छा। एक मैटर था पीछे अभी एक्विटल हुआ है, तो उसमें 28 पिस्टल पकड़ी गई थी, वो एक्विटल कराया मैंने। 28 पिस्टल? हाँ, 28 पिस्टल पकड़ी गई थी, वो एक्विटल कराया। अच्छा। और एक बांग्लादेश से एक लड़की ले आए थे, वो कलकत्ता के रहने वाले थे। तो वो अब वो
लड़की उनके साथ आई थी, दिल्ली में आकर रहे वो गोविंदपुरी में, जी और गोविंदपुरी में रहते रहते फिर उस लड़की ने क्या करा, 4-5 दिन बाद एलिगेशन लगा दिया उन पर, अच्छा हस्बैंड वाइफ पर एक और था। ठीक। और उस केस में फिर वो केस एक्विटल हुआ, मैंने एक्विटल कराया और उस लड़की को यहाँ से डिपोर्ट भी करा दिया बांग्लादेश के लिए, जिस साहब ने लिखा उसमें कि अभी से यहाँ से बांग्लादेश वापस भेजो। अच्छा, उसके बाद वो वापस वापस भेजो यहाँ से। तो यानी कि वो उसके ऊपर भारी पड़ गया है एलिगेशन। तो नहीं, बढ़िया है। भैया मेहनत करनी पड़ती है तो हाँ, ये बात है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अमेजिंग है, और आपकी जो जानकारी लोगों तक पहुंची है वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है कम्युनिटी के लोगों को, और मुझे भी आज बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली। तो सर मेरा लास्ट यही है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं या जो आपकी फील्ड के लोग हैं, आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है आज? भाई मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ। हमारे वकील भाई है, हमारे डॉक्टर जावेद जी हैं जो हमारी टीम है, गोविंद कौशिक जी है, रसूल भाई है जी, ठीक है। तो इन लोगों का प्यार है, ठीक है। और लास्टली मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई हम एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि एक एजुकेशन ये एक ऐसा साधन है जिससे हमारी प्रगति हो सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सामने वाले लोगों से जो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं या जो उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, जैसा आपने कही थी चाबी निकाल लो बाइक उसकी गाड़ी की, जी जी, तो कम से कम पढ़े लिखे होंगे, हमें थोड़ी नॉलेज होगी तो हम उससे ये तो कह देंगे भाई आपने चाबी क्यों निकाल ली। बिल्कुल। तो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।